हेलो एवरीवन, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 के चैप्टर 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने यूनिट 1 के चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में गुड्स को स्टडी किया था और आज हम उसके आगे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं और हमने पहले भी पढ़ा है एक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो ट्रेड हम अपने कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर भी करते हैं और ट्रेड को अपने कंट्रीज के बाउंड्री के बाहर भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आता है कि किसी कंट्री की टेरिटरी कहाँ तक है, तो ये सवाल उठता है कि क्या उस कंट्री की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसकी टेरिटरी वहीं तक है या फिर उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट उससे भी आगे। तो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है? तो किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी और उस कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी दोनों अलग अलग हो सकती है। कैसे? तो अगर किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में हम बात करें तो उस कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज को हम उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी वो कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर ही होंगी। लेकिन अगर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ें जो कि है इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, तो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री का एक दूसरा नाम भी है जो कि है ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो जानते हैं कि ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज, ships and aircraft owned and operated by normal resident between two or more country। ships and aircraft, यहाँ पे ships and aircraft, मान लीजिए कि यहाँ पे एयर इंडिया की एक फ्लाइट है। अब फ्लाइट तो एयर इंडिया की है और एयर इंडिया इंडियन कंपनी है, लेकिन एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो ऑपरेट कर रही है बिटवीन स्पेन एंड रशिया। फ्लाइट इंडिया की है, इंडियन कंपनी की है, बट वो जो फ्लाइट ऑपरेट कर रही है वो स्पेन और रशिया के बीच में कर रही है। तो यहाँ पे वो जो फ्लाइट होगी वो कहाँ पे काउंट होगी? तो वो फ्लाइट काउंट होगी हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। दूसरा कॉन्सेप्ट, फिशिंग वेसल, नेचुरल गैस रिग, floating platform operated by resident of the country in international water which are a part of domestic territory of the country। इंटरनेशनल वाटर, तो अगर हम इंटरनेशनल वाटर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा रहता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल्स तक जो वाटर होता है वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट है, मतलब उस लिमिट तक वाटर किसी कंट्री को बिलोंग करता है। तो अगर इस वाटर के अंदर कोई भी शिप्स, कोई पाइपलाइन अगर ऑपरेट कर रही है तो वो पाइपलाइन या वो शिप बिलोंग करेगी इसके टेरिटरी। उस शिप से जो भी इनकम जनरेट होगी उसको हम अपने कंट्री के नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। इसका मतलब क्या है कि एम्बेसी, अब मान लीजिए कि इंडिया की एम्बेसी है, एम्बेसी इंडिया की है लेकिन वो है कहाँ पर? तो एम्बेसी इंडिया की है
लेकिन वो लोकेट करती है अमेरिका में। अगर इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में लोकेट कर रही है तो उस अमेरिकन टेरिटरी का वो पार्ट इंडिया का पार्ट बन जाता है। सिमिलरली अगर अमेरिकन एम्बेसी है और वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है तो फिर वो जो अमेरिकन एम्बेसी है जो कि इंडिया में है वो पार्ट हो जाएगी अमेरिकन टेरिटरी की। लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? एम्बेसी, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अगर किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी हो, जैसा कि अभी मैंने बोला कि अगर अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में, तो अगर अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है तो वो किसके टेरिटरी का पार्ट हुआ? वो अमेरिकन टेरिटरी का पार्ट हुआ, यानी कि वो इंडिया के टेरिटरी का पार्ट तो है ही नहीं। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UN, WHO लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अगर यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कोई भी ऑफिस अगर इंडिया में ऑपरेट करती है तो फिर वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, वो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। वो काउंट होगी जिस कंट्री को बिलोंग करती है उस कंट्री के टेरिटरी के अंदर। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स, नेशनल इनकम की जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम उन्हीं इंडिविजुअल्स के इनकम को इसमें काउंट करते हैं जो किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नॉर्मल रेजिडेंट किसी कंट्री के सिटीजन को हम बोलते हैं? तो किसी कंट्री के सिटीजन को तो हम नॉर्मल रेजिडेंट बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया है। सबसे पहला, ordinarily resides in that country और whose economic interest lies in that country। यानी कि अगर आप किसी भी कंट्री में अगर 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रहते हैं और अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है, यानी कि उस कंट्री में आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, तो हम बोल सकते हैं कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है। तो अब यहाँ पे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर मान कर चले कि एक मेरे पास मिस्टर ए है। अब ये जो मिस्टर ए है ये चला गया अमेरिका। किस लिए गया? तो मान सकते हैं कि मिस्टर ए अमेरिका गया अपने हायर स्टडीज के लिए और अमेरिका में रहते हुए इसको 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन दैट कंट्री, यानी उसको ऑर्डिनरीली उस कंट्री में नॉर्मली 1 साल तक रहना होगा। और ये जो इंडिविजुअल है 1 साल से ज़्यादा समय के लिए अमेरिका में रह चुका है। दूसरा, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस कंट्री में है क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अमेरिका में परफॉर्म कर ही रहा है। तो ये इंडिविजुअल क्या बन जाएगा? तो मिस्टर ए को अब हम बोल सकते हैं कि मिस्टर ए इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। मिस्टर ए क्या है? तो मिस्टर ए है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। सिमिलरली यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि मिस्टर ए जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी है क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए ही अमेरिका में रह रहा है, बट ये ओरिजिनली सिटीजन तो अमेरिका का ही। तो यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल किसी कंट्री का अगर नॉर्मल रेजिडेंट है तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो जो इंडिविजुअल है वो उस कंट्री का सिटीजन भी हो। और
कोई इंडिविजुअल अगर किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है तो कभी कभी ये कंडीशन भी होती है कि वो उस कंट्री का सिटीजन भी हो। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है जो बचपन से इंडिया में ही रह रहा है और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी इंडिया में ही परफॉर्म कर रहा है, तो फिर वो इंडिविजुअल कंट्री का सिटीजन भी होगा और कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट भी होगा। लेकिन अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जॉब पर्पजेज से अगर हम उस कंट्री में जाते हैं और उस कंट्री में हम 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रह रहे हैं तो हम उस कंट्री के क्या बन जाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे। लेकिन हम सिटीजन किसके रहेंगे? हम सिटीजन तो उसी कंट्री के रहेंगे जिस कंट्री को हम बिलोंग करते हैं। तो अब इसमें शामिल क्या नहीं होगा? कौन होंगे वो ऐसे इंडिविजुअल्स, कौन होंगे ऐसे वो इंडिविजुअल्स जिनको आप नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानोगे? तो सबसे पहले आता है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स विजिटिंग इंडिया। कोई भी फॉरेन टूरिस्ट या फिर कोई भी फॉरेन विजिटर, जैसे कि हम जानते हैं कि करोड़ों बहुत सारे विजिटर हर साल इंडिया में ताजमहल, रेड फोर्ट को विजिट करने के लिए आते हैं। अब ऐसे फॉरेनर्स ने कुछ टाइम के लिए है इंडिया को विजिट किया है और इवन उन्होंने 1 साल के टाइम पीरियड को भी इंडिया में नहीं बिताया, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोलते। दूसरा, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। अगर किसी एम्बेसी में कोई फॉरेन स्टाफ काम कर रहा है, अगर एम्बेसी में कोई फॉरेन स्टाफ काम कर रहा है तो उस फॉरेन स्टाफ को हम अपने नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन, जैसे कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हमने अभी पढ़ा कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, तो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम अपने नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़, फॉर एग्जांपल मानिए कोई इंडियन अगर यूएन में भी काम कर रहा है तो उस इंडिविजुअल को हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। फॉरेन वेसल्स का क्रू मेंबर मतलब क्या है इसका? क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, मान लीजिए कोई शिप है, फॉर एग्जांपल कोई कार्गो शिप अगर इंडिया से किसी कंट्री के बीच ऑपरेट कर रही है, तो उस शिप में जो इंडिविजुअल्स, उन इंडिविजुअल्स को भी हम अपने नॉर्मल रेजिडेंट के कैटेगरी में नहीं रखते। उसके अलावा बॉर्डर वर्कर्स लिविंग नियर इंटरनेशनल बॉर्डर्स, बॉर्डर वर्कर, बॉर्डर्स में अगर कोई इंडिविजुअल अगर हमारे बॉर्डर्स पे रह रहा है, इवन मान लो कि अगर वो इंडिविजुअल जो है बॉर्डर कंस्ट्रक्शन करता है, तो बॉर्डर कंस्ट्रक्शन करते वक्त कभी भी वो इंडिविजुअल इस कंट्री एंड देन उस कंट्री में आता जाता रहता है, उसका तो मूवमेंट हो रहा है, तो वैसे लोग को भी, वैसे इंडिविजुअल्स को भी हम कभी भी अपने नॉर्मल रेजिडेंट के कैटेगरी में नहीं रखते। ये है कैटेगरी कि किसको हम अपने नॉर्मल रेजिडेंट मानते हैं और कौन हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के कैटेगरी में नहीं आता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? तो जब भी आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे तो नेशनल इनकम में क्या होगा? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम earned by normal residents of the country. नेशनल इनकम सम टोटल है उस इनकम का जो किसी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करती है। अब यहाँ पे जो हमारी इनकम है वो 2 तरह की है, पहली है फैक्टर इनकम और दूसरी है हमारी ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होती है? तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि हम जो फैक्टर सर्विसेज, हम यानी कि हाउसहोल्ड्स जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, तो फर्म्स उसके बदले फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो फर्म जब फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करती है तो वो तो हाउसहोल्ड के लिए इनकम बन जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनकम। वहीं पे
ट्रांसफर इनकम क्या होती है? एक ऐसी इनकम जिसको हमने अर्न नहीं करा है, एक ऐसी इनकम जो हमने अर्न नहीं करा है, बल्कि हमें वो इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी और डोनेशन रिसीव हुई हो। फॉर एग्जाम्पल मानिए अगर हमने किसी रिलेटिव के घर विजिट किया हो, तो हमने रिलेटिव के घर विजिट किया, तो रिलेटिव ने हमें जाते वक्त कुछ गिफ्ट दे दिया। तो रिलेटिव ने हमें जो गिफ्ट दिया वो गिफ्ट हमारे लिए कोई इनकम नहीं है, सॉरी, वो जो गिफ्ट है वो हमारे लिए ट्रांसफ़र इनकम है, वो हमारे लिए ट्रांसफ़र इनकम है। तो जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो हमेशा फैक्टर इनकम कंसिडर करोगे और ट्रांसफ़र इनकम को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। रीज़न भी फैक्टर इनकम वो इनकम है जो हम अर्न करते हैं और ट्रांसफ़र इनकम वन साइडेड इनकम है। ट्रांसफ़र इनकम देने के बदले हमें कुछ इन रिटर्न देना नहीं होता। तो जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ना कि ट्रांसफ़र इनकम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।